सरकारी नौकरी में प्रमोशन यानी तरक्की आखिर होती कैसे है? क्या ये सिर्फ इस बात पर तय होता है कि कौन कितना सीनियर है या फिर किसका काम बेहतर है? चलिए, आज सरकारी प्रमोशन की इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सरकारी सेवा में काम करने वाले कई लोगों के मन में आता है ना? और इसका जवाब वो छिपा है दो बिल्कुल अलग-अलग सिस्टम्स में। तो चलिए, सबसे पहले इन्हीं दो मुख्य तरीकों को समझते हैं जो छत्तीसगढ़ की सिविल सेवाओं में किसी के भी करियर का रास्ता तय कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे आम रास्ते से, एक ऐसा सिस्टम जिसे वरिष्ठता सह उपयुक्तता या अंग्रेजी में सीनियरिटी कम फिटनेस के नाम से जाना जाता है। अब ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर इसे ऐसे समझिए जैसे कोई लाइन लगी हो। जो लाइन में सबसे आगे है, प्रमोशन में उसका नंबर पहले आएगा। बस एक शर्त है कि वो उस पोस्ट के लिए उपयुक्त यानी फिट हो। यहाँ किसी की तुलना किसी और से नहीं होती, कोई रेस नहीं है। बस ये देखा जाता है कि क्या वो जरूरी मिनिमम स्टैंडर्ड को पूरा करते हैं या नहीं। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी नियम सामने आता है, नो नंबर्स का नियम। देखिए, हाई कोर्ट ने डॉक्टर बी.आर. कोशिया वाले केस में ये बिल्कुल साफ कर दिया था कि आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर नंबर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप नंबर देते हैं, मामला सिर्फ फिटनेस का नहीं रहता, वो मेरिट का बन जाता है। और इससे तो प्रमोशन का पूरा आधार ही बदल जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस तरीके में सीनियरिटी सबसे ऊपर है। जो जिस रैंक पर पहले था, प्रमोशन के बाद भी उसी रैंक पर रहेगा। जो अधिकारी जिस क्रम में सीनियर है, तरक्की के बाद भी वो उसी क्रम में सीनियर बना रहता है। लेकिन क्या ये क्रम हमेशा ऐसा ही सीधा साधा बना रहता है? यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है, और वो है आरक्षण का। आरक्षण की नीतियां प्रमोशन के नतीजों को पूरी तरह से बदल सकती हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि 6 पद खाली हैं और हमारे पास ये 9 उम्मीदवार हैं जो अपनी सीनियरिटी के हिसाब से लिस्ट में लगे हुए हैं। अगर कोई आरक्षण नहीं होता तो क्या होता? बहुत सिंपल, ऊपर के 6 लोग यानी ए से लेकर एफ तक प्रमोट हो जाते। पर आप देखिए, जैसे ही आरक्षण के नियम लागू होते हैं, पूरी लिस्ट ही बदल जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि सी, एच और आई जैसे उम्मीदवार जो सीनियरिटी में काफी नीचे थे, अब लिस्ट में ऊपर आ गए हैं और उन्हें प्रमोशन मिल रहा है। तो एक ही सीनियरिटी लिस्ट, लेकिन दो बिल्कुल अलग नतीजे। ये फर्क शानदार तरीके से दिखाता है कि नियम कैसे काम करते हैं। तो ये तो थी एक कहानी। अब बात करते हैं दूसरे सिस्टम की, जिसे कहते हैं मेरिट कम सीनियरिटी। ये सिस्टम टॉप लेवल के पदों पर लागू होता है, जैसे क्लास 1 से सुपर क्लास 1 में प्रमोशन के लिए। और ये प्रक्रिया पहले वाले से कई ज़्यादा जटिल है। इसमें सिर्फ उपयुक्त होना काफ़ी नहीं होता, यहाँ परफॉर्मेंस के स्कोर और रैंकिंग ही सब कुछ तय करते हैं। ये एक 4 स्टेप की प्रक्रिया है, जिसमें मेरिट के आधार पर ही चयन होता है। यहाँ सबसे बड़ा फर्क क्या है? पहले वाले सिस्टम के उलट यहाँ सीनियरिटी पूरी तरह से पलट सकती है। मतलब अगर किसी का परफॉर्मेंस जबरदस्त है तो वो अपने से सीनियर अधिकारियों को पीछे छोड़कर आगे निकल सकता है। यहाँ असल में मेरिट का ही राज चलता है। अब एक और जरूरी सवाल उठता है, क्या हो अगर किसी को प्रमोशन मिले और वो उसे लेने से मना कर दे? ये एक ऐसा फैसला है जिसके बहुत गंभीर और लंबे समय तक असर डालने वाले परिणाम हो सकते हैं। प्रमोशन ठुकराना कोई मामूली बात नहीं है, इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। सबसे पहले तो आने वाले 1 साल तक किसी भी प्रमोशन पर रोक लग जाती है। दूसरा, जो साथी प्रमोशन ले लेते हैं उनके मुकाबले सीनियरिटी हमेशा के लिए चली जाती है। और तो और अगले टाइम बाउंड पे स्केल का फायदा भी नहीं मिलता। कुछ मामलों में तो अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये एक ऐसा फैसला है जो पूरे करियर की दिशा बदल सकता है। तो हमने देखा कि प्रमोशन के ये 2 सिस्टम्स 2 बिल्कुल अलग-अलग सोच को दिखाते हैं। एक तरफ है वो सिस्टम जो अनुभव और स्थिरता को सबसे ज्यादा महत्व देता है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा सिस्टम है जो असाधारण प्रदर्शन को इनाम देता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। किसी भी अच्छी सरकारी सेवा में वरिष्ठता और योग्यता, इन दोनों के बीच सही संतुलन आखिर क्या होना चाहिए? ये एक ऐसी चुनौती है जिसका जवाब किसी भी संगठन की कामयाबी के लिए बेहद जरूरी है।